की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कहावत है कि जो बोया है उसी को काटोगे, लेकिन दूध के अगर हम कारोबार की बात करें तो वहां पर इस लाइन को हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जो खिलाया है वही आप दोहोगे। तो आज का जो आपका अपना कम्युनिटी एक्सपर्ट है उसमें हम चर्चा करेंगे दूध के कारोबार की और साथ ही साथ दूध के अंदर में संभावनाओं की। क्योंकि एक बात तो यहां पर तय हुई कि भारत ने अमेरिका को दूध के कारोबार के अंदर में या डेयरी के अंदर में कहीं कोई एंट्री नहीं दी। अब क्या भारत दूध के क्षेत्र के अंदर में हरित क्रांति की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए क्या निर्यात की तरफ अपने कदम और ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ाने जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ संभावनाओं को तलाशने की भी हम कोशिश यहां पर करेंगे। करीब करीब इस समय पर 135 अरब डॉलर का ये भारत का जो बाजार है, ये अभी और कितना तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है? क्या यहां पर हम संभावनाएं तलाश सकते हैं 2030 तक कि ये कारोबार बढ़ करके डबल नहीं तो कम से कम 50% मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर केशव कुमार शर्मा जी। आप पशु चिकित्सक हैं और दिल्ली सरकार से स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ में पराग गौड़ साहब हैं, आप डेयरी उद्यमी हैं, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले चूंकि आप डेयरी कारोबार से जुड़े हैं, पराग जी मैं आप ही से शुरुआत करता हूं, क्योंकि एक मिथ रहता है कि यार डेयरी का बिजनेस मतलब बड़ा लोग इससे कतराने की कोशिश करते हैं और बचने की कोशिश करते हैं जी। जबकि हमने भारत के अंदर में ये देखा है कि भारत के अंदर में जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी, उसमें डेयरी उद्योग का बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में अगर डेयरी और पशुपालन ना हो तो उसके बिना आपकी गांव की जो इकोनॉमी है वो चल ही नहीं सकती है। जी, बिल्कुल। तो आपने जब ये डेयरी का उद्योग शुरू किया, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितनी गायें हैं आपके पास में और कितने आपने पशु रखे हुए हैं और उनसे आपकी अर्निंग क्या हो जाती है? ये डेयरी का जो पूरा व्यवसाय है, ये हमने एक गौ सदन के प्रारूप में इसको प्रारंभ किया था सन 2016 में। और सबसे पहले हमने 9 गायों से शुरू किया था। ओके। और आज की स्थिति में कुछ 70 के आसपास गौवंश है। अरे बहुत बढ़िया। तो इसमें जो गाय हैं, नंदी हैं, बच्चे हैं, सब मिला के अच्छा एक एथिकल फार्मिंग के रूप में हम इसको करने का प्रयास करते हैं। शुरू से ही हमने दूध के विक्रय से ज्यादा हमने दूध से बने जो उत्पाद हैं उनके विक्रय पे हमने ज्यादा जोर दिया। ओके। तो इसमें जैसे घी हो गया, घी से अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे च्यवनप्राश हो गया, मेडिकेटेड घी हो गया, और इसके साथ एक लघु फार्मेसी की भी हमने स्थापना की 2022 में, जिससे इसको और सस्टेनेबल, आत्मनिर्भर बनाने में हम सक्षम हुए। और बड़े उसके साथ हम ये कहना चाहेंगे कि अभी सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हम आ चुके हैं और 1 CR के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया। प्रॉफिटेबिलिटी में आने में आपको कितने साल लगे? 2021 के बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी में आना हमने शुरू हो गया। स्टार्ट कौन से साल में किया? 2017 में। 4 साल में ही आप प्रॉफिट अर्न करने लगे। जी। और अभी की अगर मैं बात करूं तो कॉस्टिंग क्या है और पर ईयर आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या निकल आता है? ये 25-20% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं। अच्छा, 20 और 25% के आसपास में। और एक्सपोर्ट की तरफ भी आपने ध्यान दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि जो गिर नस्ल की जो देसी घी हैं, उससे उसके दूध से बने हुए उत्पाद जो हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ काफी पॉपुलर हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। जो देसी गाय से बने ही जो उत्पाद हैं, पूरे विश्व भर में अब इसकी डिमांड काफी अच्छी
बन रही है। ओके। देसी गाय से बने ही जो उत्पाद हैं, कोई भी उत्पाद लें, भले ही गोबर भी आजकल बाहर की तरफ इनका काफी रुझान है। ठीक है। इसमें हम ये अभी घी के सिवाय हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा सूखा गोबर है उसे हम कैसे बाहर के देशों में भेज सकें। ठीक है। ओके। डॉक्टर केशव, चूंकि आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और पशुओं को लेकर के इस समय पर बड़ी तेजी के साथ में, क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा पशु होंगे दूध की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो पाएगी। हमने वो दौर देखा, अगर मैं 1965-70 के दशक की बात करूं, तो जिस समय पर भुखमरी एक समय के अंदर में बड़ी तेजी के साथ में देश के अंदर थी और भारत का जो की निर्भरता जो थी वो विदेशी बाजारों के ऊपर पे थी। हमने हरित क्रांति होते हुए उस समय पर देखी, फिर दुग्ध क्रांति और श्वेत क्रांति जिसको नाम दिया गया, तो वो हमने उस दौर के साथ में देखी और हमने बड़ी तेजी के साथ उसका विकास भी देखा। आज की तारीख के अंदर में अगर हम देखें तो तकरीबन 400 ml के ऊपर पे प्रति व्यक्ति कंजम्पशन का रेट यहाँ पर अपन देख रहे हैं। अब आपको ओवरऑल ग्रोथ रेट क्या दिखाई देता है? 2030 तक भारत का जो डेयरी उद्योग है वो किस दिशा की तरफ जाते हुए दिखाई देता है? पिछले जो 8-10 सालों में जो एक परिवर्तन आया डेयरी उद्योग में या पशुपालन में या उसके अंदर, ये पहले जो किसान होता था, कृषक जो होता था, वो केवल एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और पशुपालन उसके पास में एक ऐसे होता था कि चलो ये साइड में मेरे पास घास फूस है तो इसको कहाँ मैं वेस्ट करूंगा, ये खा लेगा। बिल्कुल। और उससे मिलने वाला दूध या उससे मिलने वाला उत्पाद उसके लिए बहुत महत्व नहीं रखता था। वो केवल एक पूरा चक्र चलाने के लिए था। ठीक है। इसे दूसरे शब्दों में कह लें कि वो जीवन यापन का एक छोटा सा साधन था। अब क्या हुआ कि ये पिछले 10 सालों में जो विशेष परिवर्तन आया, देखिएगा साहब, एक ये क्रांति है। ठीक है। जिसको कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी क्रांति है। ठीक है। इस क्रांति में क्या हुआ है कि पहले केवल ये जीवन यापन का एक छोटा सा अंग था और वो जीवन यापन का छोटा सा अंग अब उद्यमिता बन गया है। ठीक है। और उद्यमिता विकास की रेस में आ चुका है। ठीक है। यानी कि पहले उद्यमिता हम किसे कहेंगे? जो आपको अपने उस स्थान पर एम्प्लॉयमेंट भी दे और आर्थिक स्थिति में सुधार भी करे। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि इन्होंने रूरल एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा दिया, साथ में इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी आया है। बिल्कुल। और हम किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी एंटरप्रेन्योर से यही उम्मीद करते हैं। तो जब एक पशु, उसके अंदर पशुधन एक अहम भूमिका निभाने लगे, तो आप ये देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। जिससे केवल हम जीवन यापन की बात करते थे और अब वो इंडस्ट्री के रूप में या एक कारखाने के रूप में या एक अच्छे उद्यमिता एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने लोगों के सामने पेश आ गया। बिल्कुल। पहले ये नौकरी मांगने के लिए जाते थे किसी के पास में, अब ये नौकरी देते हैं। पहले ये उधार लेने के लिए जाते थे किसी के पास में, अब इनके पास में सेल्फ का फंड इतना है कि ये अपने उस फंड से एंटरप्रेन्योर को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें, हम एक छोटी सी हमारी क्षेत्र है ऐसा जिसमें हमें और ज़्यादा विकास करना है। वो है कि हम भारत जो है विश्व में सबसे ऊंचाइयों पे है दुग्ध उत्पादन में, लेकिन हमारे यहाँ पशु संख्या जो है दुधारू पशुओं की वो भी उतनी मात्रा में ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि एक पशुधन के पास में जो उत्पादन की मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है। अब हमें उस पशुधन की से उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है। ये हमारे पास में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। और मुझे लगता है कि ये तो उस उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाएगा? वही निवेदन कर रहा था कि अब जो IVF आपने भी फरमाया था, उसके माध्यम से जो आजकल शॉर्टेड सीमन आता है, सेक्स शॉर्टेड सीमन जो आता है, राइट, उससे फीमेल जनरेशन को हम ज़्यादा लें। नंबर 1 तो हमारे पास के उत्पाद दुधारू जो है पशु, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है कि एक IVF वरदान के रूप में इस वाली इंडस्ट्री के अंदर, इस वाले उद्यमिता विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगा। अब हम IVF के माध्यम से जो पर एनिमल मिल्क प्रोडक्शन रेट है वो उससे हम बढ़ा लेंगे। तो ये वाला जो आने वाले जो 2-3 साल हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रति पशु दूध की जो उत्पादकता है
उसकी मात्रा को हम बढ़ा ले जाए। कैटल फीड क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई जो आपने खिलाया है जी, भाई दोहोगे तो उसी को ही उसी ना? को दोहेंगे। इसमें सबसे बढ़िया बात तो यही है कि जो आप खिलाएंगे वही आप निकालेंगे जी। तो इसमें क्या है कि ना जो फीड है इसके लिए अभी इस बजट में भी बहुत अच्छी चीज़ें की हैं। फीड एंड फोडर यूनिट्स को स्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे प्रोविजंस रखे हैं। इसका मॉडर्नाइजेशन करा है फीड एंड फोडर प्रोडक्शन का। और दूसरे जो विशेषज्ञ हैं जैसे संस्थाएं हैं, जैसे वेटनरी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंदर साइंटिस्ट को प्रमोट किया जा रहा है कि इस क्षेत्र पे आप ज़्यादा काम करें कि जो खिलाया जाए वो उसके अंदर पूरा शरीर में पूरा एसिमिलेट होके और उसका प्रोडक्शन बढ़ाए। Right. साथ ही साथ में जो पशुपालक हैं उनको भी उस चीज़ के बारे में वो जो वेटनरी इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसके अंदर ट्रेनिंग दें। तो दोनों तरफ ये एक तरफा नहीं होगा, ये चहुमुखी विकास करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से। और मार्केट में तो आजकल ऐसे ऐसे फीड आने लगे हैं, अभी भी शुरुआत हो चुकी है कि फीड बेस्ड प्रोडक्शन, कि आप इतना खिलाएंगे तो इतना प्रोडक्शन आपको मिलने की पूरी संभावना है। इस तरीके से एआई यहाँ पर डेयरी उद्योग के अंदर में अपनी जगह बना चुकी है और अपनी पैठ को और मजबूत करने जा रही है। और इसके अंदर में कैसे तेजी के साथ में बदलाव आने वाले हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात चल रही है कि डेयरी उद्योग कौन सी दिशाएं ले रहा है और इस डेयरी उद्योग के अंदर में क्या संभावनाएं इस समय पर दिखाई देती हैं। गौर साहब, चूंकि आप डेयरी के साथ में जुड़े हैं और वास्तविक आप काम कर रहे हैं, आप उत्पाद भी बना रहे हो डेयरी से और गोबर से भी शायद आप कुछ बना रहे हो, पेस्टिसाइड भी बना रहे हो, क्या उसका भी विकल्प दे रहे हैं क्या आप? जी, जैसे जो गायों के लिए जो हम चारा उगाते हैं अपने खेतों में, वो भी हम पूरा ऑर्गेनिक रखते हैं। अगर उसमें कोई कारणवश अगर हमें कीट पतंगे का प्रकोप अगर लगता है तो उसमें हम अपनी ही देसी नस्ल की जो गौमाता है उनका गौमूत्र लेके उसमें नीम, लहसुन या कीट के हिसाब से उसका उपचार करके उसकी हम स्प्रे करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी नियंत्रण मिल जाता है। कितने % रिजल्ट आ जाता है? आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो वैसे ही कीट पतंगों का प्रकोप ना के बराबर ही होता है, पर अगर हो भी जाता है तो 80% आपको निदान मिल जाता है उसका। अच्छा, 80% मतलब आप क्योर कर लेते हैं हो सारी जाता है। चीजों जी, को। जी। डेयरी को रन करने में किस तरीके के चैलेंजेस आप देखते हैं? सबसे मुख्य एक चैलेंज जो होगा कि है हमारे लिए कि जो दूध का रेट है वो कस्टमर से उसको जस्टिफाई करना, क्योंकि देसी नस्ल की जो गाय है वो कम थोड़ा उनका दुग्ध उत्पादन है, तो अगर हमें रेट 100 के आसपास ना मिले दूध का तो उसको सस्टेनेबल करना एक बड़ी समस्या होती है, जिस कारणवश ही हम घी उत्पादन में ज़्यादा हैं, जो हम 2400 रुपये लीटर तक भी हम सेल करने में सक्षम हैं। और डॉक्टर साहब, चूंकि ये बात है कि भाई जब तक आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि उसी कैटल से ही आपको सारा लेना है, सब कुछ लेना है। अगर वो 4 लीटर दूध दे रही है तो अब 8 लीटर कैसे दे, ताकि इनकी जो प्राइस वायबिलिटी है वो ठीक बैठ सके। प्रोडक्शन तो बहुत बढ़िया वाला लेना चाहा, लेकिन फीडिंग का पैटर्न हमने वही पुराना वाला रखा जो पारंपरिक चले आए हैं या जो वो करा है। इसमें जैसा अभी आप फरमा रहे थे हाइड्रोफोनिक जी, वो अपने आप में एक अल्टीमेट वो चीज़ है। ठीक है। डिफरेंट टाइप की ट्रेज हैं, डिफरेंट टाइप के उसमें आपने वो उगाए, ठीक है, उसमें पौध उगाई, और उसका आप समय समय पे के हिसाब से, अगर आप एक इंडिविजुअल एनिमल के हिसाब से कि जिससे आपको प्रोडक्शन लेना है मिल्क का, जिसमें नहीं आपको SNF ज़्यादा चाहिए, यानी क्रीम वगैरह इस टाइप का कुछ ज़्यादा चाहिए, तो आप उसको अलग अलग पशुधन के हिसाब से अलग अलग को खिलाएं, क्योंकि हर एक की प्रोडक्टिविटी बराबर नहीं होती। कईयों का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है तो कईयों का क्या होगा कि सेम ब्रीड है
सारा सब कुछ है, लेकिन ये अपन को खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जैसे किसी में तो क्रीम बहुत अच्छा आएगा, किसी में उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा आएगा, ओके। तो हम उसी के हिसाब से उसको फीड करें। ठीक है। और साथ में क्या होता है कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि है ना, हमारे पशुपालक भाई कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं या कई बार उस चीज़ को नहीं कर पाते जाने अनजाने में। डीवॉर्मिंग अपने आप में पेट के कीड़ों की दवा या शरीर पे होने वाले परजीवियों की दवा परम आवश्यक हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से नीचे आता है। ओके। क्योंकि हमने बहुत अच्छा फीड खिलाया, अब पेट में जो परजीवी रह रहे हैं उन्होंने वो सारा अच्छा खा लिया, तो आपने खिला भी अच्छा दिया, लेकिन उस पशु के ना तो अंग लगा ना वो प्रोडक्शन में कन्वर्ट हुआ। तो और छोटी सी चीज़ है कि हर 2.5-3 महीने बाद में उसमें अगर वैद्य डीवॉर्मिंग करवा दी जाए तो वो परजीवी नहीं होंगे और उसके शरीर पे पड़ने वाले स्ट्रेस को भी रोक दिया जाएगा। ओके। तो 2 मार हो गई उसके साथ, एक तो परजीवियों ने अच्छा खाना खा लिया, दूसरा उसको पशु को स्ट्रेस मिला दिया। ओके। तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से घट गया, चाहे वो बाहरी परजीवी हो चाहे आंतरिक परजीवी हो। तो इन दोनों परजीवियों को सबसे पहले हमें समाप्त कर लेना चाहिए। ठीक है। और उस चीज के लिए समय समय पे पशु चिकित्सक की राय लेने में हमें झिझकना नहीं चाहिए। उस पे कॉस्ट आएगी तो कॉस्ट से डरते हैं। नहीं, राम जी का भी उसकी शायद इतनी यही बड़ी कंसर्न होगा यार। और पशु चिकित्सक तो आमतौर पे मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान में सबसे सरलता से और सबसे आसानी से उपलब्ध है। ठीक है। लेकिन शर्त एक ही है कि आप पशु चिकित्सक की सेवाएं सचमुच में लेना चाहें, क्योंकि आपको कई नुकसान से बचा रहा है वो पशु चिकित्सक। हाइड्रोपोनिक की आपने यहाँ पर जैसे बात की, तो हाइड्रोपोनिक के ऊपर पे चूंकि मुझे लगता है कि फार्मर्स को और अवेयर करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक अगर आप फार्म लगाते हैं तो आप उसी तरीके का उत्पाद ले सकते हैं जैसा आपको दूध चाहिए। हाइड्रोफोनिक में से के जो उत्पाद हैं वो एक तो सबसे बढ़िया है कि इजीली डाइजेस्टेबल है, सबसे बढ़िया बात उनकी है। ठीक है। नंबर 2 कि वो उग भी सरलता से वर्टिकल उसके अंदर उनको किया जाता है, कम स्पेस के अंदर आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं और उसका वो जो चारा आपने बनाया है वो एक सरलता से डाइजेस्ट हो गया, एसिमिलेट हो गया शरीर में, वो उस पशुधन के शरीर में अच्छी तरह रच बस गया। ठीक है, इसी पर चर्चा जारी है। वक्त हो गया यहाँ पर एक और ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, चर्चा जारी है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि करीब करीब हो सकता है कि आपके पास में ये बाजार जो है $35 अरब का अगले 4 से 5 साल के अंदर में आपका इंतजार कर रहा है। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं, बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। 100 करोड़ का कवि हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। इस बजट के अंदर में डेयरी उद्योग के लिए क्या घोषणाएं हुई, चलिए देख लेते हैं। पशुपालन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हम पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास को निम्न माध्यमों से समर्थन देंगे। ए, ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना। बी, पशुधन उद्यमों का विस्तार और आधुनिकीकरण। सी, पशुधन, डेयरी और पोल्ट्री पर केंद्रित एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं का सशक्त निर्माण। तथा डी, पशुपालक किसान उत्पादक संगठनों FPOS के गठन को प्रोत्साहन। गौर साहब, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, हाइड्रोपोनिक
के बारे में, मतलब आपने कभी इसके ऊपर पे कोशिश की है कि भाई नई टेक्नोलॉजी AI को यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए, उससे मिल्क के प्रोडक्शन के अंदर में इजाफा किया जाए, या इस सिस्टम को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड किया जाए? जी, भले ही हम पंचगव्य से उत्पादन कर रहे हैं, पर हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि दूध उत्पादन में जो हमारा एवरेज मिल्क यील्ड है वो बढ़े। तो उसके लिए हमने अभी रिसेंटली ETT भी NDDB के साथ मिलके एक MOU किया है, जिसमें साहिवाल नस्ल की उच्चतम बछड़ियां प्राप्त करने का एक अच्छा माध्यम है। अच्छा। तो इसमें हमारे कई फेजेस अभी हो चुके हैं, जिसमें से कुछ फेज में हमें 50% सक्सेस भी मिली है और बछड़ियां भी हमारे गौसदन में हुई हैं। ओके। तो यही हमारी पूरा विश्वास है कि जो वो बछड़ी अभी पैदा हुई हैं वो आगे चल के 4000 किलो प्लस दूध देंगी एक ब्यात में। 4000 किलो से भी ज्यादा? जी जी जी। ओके। तो इसके लिए अब ये ड्यूरेशन क्या रहेगी इसकी? ये 305 दिन का दूध कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा जी। ओके, 305 दिन का कैलकुलेट किया जाता है, यानी अगर इसको एवरेज के अंदर कैलकुलेट किया जाए तो करीब करीब 12 किलो के आसपास हम मान करके चलें। प्रतिदिन 12 किलो औसतन दूध, और उच्चतम पीक यील्ड भी जाती हैं तो 19 किलो 20 किलो यहाँ तक चली जाए। हमारे गौसदन में एवरेज है वो 8 किलो 7 किलो इस प्रकार का है। अच्छा जी। तो 4 से 5 किलो जो है वो यहाँ पर इंक्रीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। बिल्कुल। तो जिसकी बात डॉक्टर साहब आप कर रहे थे, शायद यहीं पर ही मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। जी 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 सर। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि देखा जाए तो डेयरी सेक्टर के 4 बहुत बड़े पिलर्स हैं। हाँ। उन पिलर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और उन्हीं के पिलर्स के अनुसार हम चलें। जैसे सबसे पहला फीडिंग है, ओके, दूसरा ब्रीडिंग है, ठीक है, तीसरा वीडिंग है, ठीक है, और चौथा है हीडिंग। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फीडिंग की। अपन ने डिफरेंट टाइप की उसकी बात करी कि अलग अलग प्रकार का उनको खिलाया जाए, मिनरल ब्रिक्स वगैरह उनके सामने भी रखी जाए, जिससे कि उनके मिनरल डेफिशिएंसी या दूसरी डेफिशिएंसीज ना हो। समय समय पे कैल्शियम का एक्स्ट्रा उनको वो दे दिया जाए। ठीक है। और इसी तरीके से फिर ब्रीडिंग के अंदर जो ये ETT IVF वगैरह जो सारा सब कुछ है ये मुख्य भूमिका निभा रहा है। ठीक है। ये उस प्रकार से हो गया है कि हमने ना एकदम से पेट्रोल इंजन को CNG में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो हमने एनवायरनमेंट को भी बचा लिया, समय भी बचा लिया, और सारा सब कुछ उसी पे हम ब्रीडिंग की क्वालिटी के ऊपर पे काम कर रहे हैं। ब्रीडिंग की क्वालिटी पे काम करेंगे। बजट में इसके लिए भी बहुत अच्छा प्रावधान रखा गया है, फीडिंग के लिए तो रखा ही गया है जी। इसी तरीके से क्या हो रहा है वीडिंग। अब जो हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव या पुअर प्रोडक्टिव है, अब हम उसको भी उतना ही खिलाएं, उसके साथ भी हम उतनी ही मेहनत करें जितनी कि हम हाई यील्डिंग के और अच्छी यील्ड के वाले के साथ में काम कर रहे हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि वो जो हाई यील्ड वाला तो हमारा एवरेज ऊपर लेके जाता है और ये वाला नीचे ले आता तुरंत। अच्छा। तो ऐसे टाइम पे हम उनको वीड आउट कर देना चाहिए। जैसे खरपतवार को निकालते हैं तो खरपतवार को निकाल के उसका उपयोग दूसरी चीज में कर लेते हैं, तो इसी तरीके से उनका उपयोग हम IVF वगैरह दूसरी चीजों में कर लें। अच्छा। तो उसका क्या होगा कि जैसे सपोज करो साहिवाल से हमने ये एम्ब्रियो ट्रांसफर किया किसी चीज का, और उसकी हमारे पास में एक पर्टिकुलर पशुधन से वो नहीं आ रहा है एवरेज, तो हमने उसको उसके काम में ले लिया। अच्छा। तो उसका वहाँ पे सदुपयोग हो गया, ब्रीडिंग में सदुपयोग हो गया। जरूरी थोड़ी कि आपके पास प्रोडक्शन केवल मिल्क प्रोडक्शन ही हो, एक अच्छी ब्रीड का प्रोडक्शन भी तो हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। तो ये क्या है कि वीडिंग का काम कर गई। ठीक है। इसी तरीके से फिर होता है हीडिंग, जो हम आमतौर पे क्या करते हैं कि मैं गया, मैंने अपनी सलाह दे दी, आप गए, आपने अपनी सलाह दी, किसी और ने सलाह दे दी। नहीं, एक मैनेजमेंट जो पूरा एक सिस्टम है ये किसी भी डेयरी का या किसी भी उसका, तो हम जो उससे संबंधित एक्सपर्ट है उसकी बात को पूरा, जैसे कहते हैं ना, जितना ब्लूप्रिंट अच्छा होगा उतनी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। बिल्कुल ठीक बात तो है। जितना आपका हीडिंग यानी कि मैनेजमेंट या आपका ब्लूप्रिंट जो आपने अभी तक बनाया वो जितना अच्छा होगा, जितना एक्सपर्ट आपको अच्छी सलाह दे के जाएगा, उतना आपका आगे आने वाले समय में प्रोडक्शन है और दूसरी चीजें है ना, सर्वाइवेबिलिटी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को देखते हुए आपको डेयरी स्थापित करनी होगी आज के सिनेरियो में। जी 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 बिल्कुल। ताकि उसका जो कैटल का जो मैनेजमेंट है हाँ वो तरीके से हो, और किसी एक कैटल में अगर
ऐसी कोई कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी आ जाए तो वो सभी को अफेक्ट ना करे जी। मैनेजमेंट के अंदर, अब मैनेजमेंट के अंदर ये हमारा हेल्थ का इशू, जैसे डिवॉर्मिंग था, वैक्सीन टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन है, मुंह पका, खुर पका, बुर्सेलोसिस का, और दूसरे जो है जैसे HS वगैरह है, ये जो भी समय समय पे हम उसको वो करते रहें। साथ में होता है क्या है कि आपने बहुत अच्छा डेयरी डेवलप कर लिया, लेकिन आपने ओवर क्राउडिंग कर दी। अब ओवर क्राउडिंग से क्या हुआ कि एनिमल्स पे स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस से वो प्रोडक्शन डाउन आ गया। ओके, आपने सारा सब कुछ अच्छा किया, आपने क्या किया कि नीचे आपकी जो फ्लोर है वो टाइम टू टाइम क्लीन नहीं हो रहा, अच्छे खासे इन्फेक्शन, उसको कहीं नहीं जाना पड़ा, उसको अपने वहीं पे मिल गया फ्लोर पे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनका जब हम पूरा मैनेजमेंट और सिस्टम बना लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है कि सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, ड्रेसअप होगा, बैग वैग संभालेगा, स्कूल चला गया, आती मम्मी ने क्या हुआ कि उसको चेंज वेंज करवाया, खाना खिला दिया। तो इसी तरीके से सर हमें इसमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा पूरा, कि हमें कुछ लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, जो अभी इस बजट में है ना कि वेटनरी इंस्टीट्यूट से फार्मर्स को, पशुपालकों को ट्रेंड किया जाएगा, तो वो एक हमारी बहुत अहम भूमिका अदा करेगा। क्योंकि वो समय चला गया सर जब अपन बात करते थे रोटी, कपड़ा और मकान। नहीं, अब बात करते हैं सर रोटी, कपड़ा, मकान और उद्यमिता। बिल्कुल ठीक बात है जी। अब हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बिल्कुल। और ये इन पिछले 1-2 बजट में हुआ है कि इस प्रकार की सोच परिवर्तित करने के लिए उन्होंने एक एनवायरनमेंट बनाया, सुविधाएं दी है। बिल्कुल। और हम उन सुविधाओं का फायदा ना उठाएं तो ये सर कमी सरकार की नहीं, फिर हमारी कमी हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की कमी है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा और मुझे लगता है कि सभी किसान भाइयों को ये जरूर पता चला होगा, या जो भी डेयरी का इस समय पर काम कर रहे हैं, कि आपको 4 अगर सूत्रीय फॉर्मूला के साथ में अगर आप डेयरी का मैनेजमेंट तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर पे ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और आने वाले समय के अंदर में निश्चित तौर के ऊपर पे यहाँ पर चूंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं दूध के जिनको इस समय पर हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी एक मार्केट क्रिएट की है और अच्छे प्राइजेस के ऊपर पे वो अपना दूध भी बेच रहे हैं और दूध से बने हुए उत्पाद भी उनके बड़े बेहतरीन प्राइजेस के ऊपर पे यहाँ पर बिकते हुए हम देख रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि दरअसल चाहे मैं इसको दूध से कहूं या खेती, इसको क्योंकि खेती का ही ये हिस्सा है, किसानी का ही ये हिस्सा है, तो खेती के अंदर में पैसा खेत से नहीं आएगा, नई सोच से आएगा, और उस सोच को आपको डेवलप करना पड़ेगा। हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़े उससे पहले सवालों और जवाबों के सिलसिले की तरफ हम बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, भारत में दूध का कुल उत्पादन साल 2024-25 में कितना रहा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 247.87 लाख टन, ऑप्शन बी 312.12 लाख टन, ऑप्शन सी 205.05 लाख टन और ऑप्शन डी 333.33 लाख टन। आपको इस सवाल का सही जवाब हमें मेल करना है अपना commodityexpert@gmail.com पर, लेकिन ध्यान रहे आपको इस सवाल का जवाब हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच मेल करना है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बजट के